So children, अब तक हम लोगों ने किया that how the France the revolution started and what was the condition of the France, that how the society was divided. Now the next is the struggle to survive. क्या था struggle? The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to the rapid इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. सो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज करके फ्रांस की और 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई विद इन यू कैन से 14 ईयर्स. और उसके बाद जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है और दिस 23 मिलियन से 28 मिलियन, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स. खाने की कमी होने लगी. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. और प्रोडक्शन जो था ग्रेन्स का, अनाज का, वो डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं था. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. जो लोग अक्सर अपने खाने में खाते थे वो ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हो गई. Most workers were employed as laborers in the workshop whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices. So अब देखिए wages जो मजदूरी थी वो भी उतनी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही थी जिससे लोग अपने खर्चे को चला पाते हैं. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस था वो बढ़ने लगा. थिंग्स बिकेम वर्स who worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. So इस तरह से क्या हो गया कि अमीर और गरीब के जो बीच का जो गैप था वो बढ़ने लगा. और धीरे धीरे क्या हो गया कि कभी कभी ड्रॉट आता था या बैड हार्वेस्ट होता था. इससे क्या था कि जो क्राइसिस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब कभी कभी फ्रांस में सामान को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर हमेशा कमियां हो जाती थी. ये था इनका द स्ट्रगल टू सर्वाइव. अब देखिए इसकी डेफिनेशन दी हुई है. सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैन एनोनिमस मीन्स वन हुज नेम रिमेन्स अननोन. नेक्स्ट इज़ हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन. आप देखेंगे ये ग्राफ बना हुआ है. इसमें आपको फिल करना है कि बैड हार्वेस्ट के बाद क्या फिल कर सकते हैं. इसमें आपके देखिए नीचे एक्टिविटी में दिया हुआ कि फूड राइट्स भरना है. इसमें स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडीज़. ये आपको इसमें इसमें भरना है, आपको इसमें फिल करना है. देन अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवाइसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस. अब देखिए यहाँ पर क्या था कि अभी तक जो जो सिस्टम चल रहा था फ्रांस में, कि इसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट थे. उसमें सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था. फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट ये दोनों लोग टैक्स फ्री थे, इनको कोई टैक्स नहीं देना था. और इन लोगों को प्रिविलेजेस मिलती थी, मतलब एक तरह की इनको एक स्पेशल अटेंशन मिलता था, स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती थी. लेकिन बीच में क्या हुआ कि ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवाइसीजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस. एक ग्रोइंग मिडिल क्लास जब इंक्रीज़ हुआ तो मिडिल क्लास ने इन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की जो प्रिविलेजेस थी उसको एंड कर दिया. कैसे? इन taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about the change in the social and economic order. This was the left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. So आप देखेंगे कि in the past peasants and this participated in revolts against increasing taxes. जो किसान लोग थे, गरीब लोग, इन लोगों ने जो टैक्स इंक्रीज होता था, वर्कर्स जो थे जो अगेंस्ट रिवोल्ट करते थे इन लोग टैक्स के लिए, फूड स्कार्सिटी के लिए. बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. लेकिन इन लोगों में कमी होती थी कि कोई प्रोग्राम, कोई मतलब नहीं था कैसे अपने इस रिवोल्ट को जीत सकें. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. ये कैरी किया कि इन लोगों ने थर्ड स्टेट के कुछ लोगों ने, जो लोग थोड़ा सा एजुकेशन और न्यू आइडियाज़ के लिए इससे आगे बढ़े, और उन लोगों ने इस चीज़ को एंड कराया. द 18th century witnessed the emergence of social groups who termed the middle class their wealth through an expanding overseas trade and from manufacture of goods such as woolen and silk textiles.
that were either exported or bought by richer members of society. सो अब 18th सेंचुरी क्या थी, एक विटनेस थी एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। एक नया ग्रुप 18th सेंचुरी में बन के आया बाहर, जहाँ पर 3 स्टेट डिवाइड थे, पूरी पूरे फ्रांस यूरोप डिवाइड था। उसमें थर्ड स्टेट जिसमें कुछ पीजेंट्स थे, कुछ कुछ ऐसे लोग थे, बिजनेसमैन थे, जिन लोगों ने अच्छे बिजनेस करके कुछ पैसे कमाए और वो सेकंड और फर्स्ट स्टेट के बराबर आ गए। उन लोगों ने क्या किया, जैसे क्या था उनका बिजनेस, दैट हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड। एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड मतलब जो इन लोग का बिजनेस था दूसरी दूसरी कंट्रीज में सामान को बेचना, सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर्स। या तो एक्सपोर्ट होती थी या बड़े अमीर लोग उसको खरीदते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third state included profession such as lawyers and administrative officials. थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग जो मिडिल क्लास से बन के आए, लॉयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. इन लोगों ने क्या आइडिया दिया कि कोई भी पर्सन सोसाइटी में बाई बर्थ उसको हम प्रिविलेज नहीं दे सकते, रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। जबकि हम किसको इज्जत दे सकते हैं, किसको हम प्रिविलेज दे सकते हैं, किसी की सोशल कंडीशन, लोग समाज में पर्सन कैसा है उस बेस पर उसको हम इज्जत देंगे, ना कि बाई बर्थ। These ideas envisaging society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. इन दो फेमस फिलोसोफर्स ने ये आइडियाज़ को आगे रखा, फ्रीडम और इक्वल लॉज को। कौन कौन थे, जॉन लॉकी एंड जीन जैकस रोसी। इन इस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉकी सॉट, ये टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये लॉकी की ये नॉवल है, बुक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने क्या लिखा, दैट सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। डिवाइन मतलब सबसे ज़्यादा ताकत। उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा कि ये रिफ्यूट करते थे, ये अगेंस्ट थे द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, मतलब किसी एक को सारा पावर देना ये गलत, एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, और तानाशाही को ख़त्म करें। रूसी कैरियड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स। रूसी ने क्या किया, इन्होंने आइडिया दिया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के थ्रू चुनी जाए। In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and judiciary। और इस मॉन्स्टेकी भी फिलोसोफर्स ने, इन्होंने अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा कि पावर को डिवाइड होना चाहिए, किसमें, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। This model of government was put into force in the USA after the 13th colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individuals' right was an important example for political thinkers in France। और इस चीज़ को किसने अपनाया, यूएसए ने अपनाया। जब यूएसए का 13 कॉलोनी फ्री हुआ ब्रिटेन से, तो उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को अपनाया कि पावर को डिवाइड करना चाहिए 3 पार्ट्स में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है।